दोस्तों नमस्कार। कोई ये कहे कि संविधान को बचाना है और साथ ही धारावी को भी बचाना है। महात्मा गांधी को भी याद कीजिए और बाबा साहब अंबेडकर को भी भूलिए मत। छत्रपति शिवाजी महाराज की खींची गई लकीर पर चलने की कोशिश भी कीजिए और फूले को भी भूलिए मत। इस दौर में अपनी राजनीतिक जड़ों को टटोलते हुए कोई मौजूदा चुनाव में वोट की मांग करे, ऐसा लगता नहीं है कि इस दौर की राजनीति इस बात की इजाजत देती है। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ही सांस में नागपुर से मुंबई तक को नाप डाला। न सिर्फ नाप डाला बल्कि जिन सवालों को उन्होंने नागपुर में खड़ा किया, उन सवालों के राजनीतिक तौर पर मुंबई में रखने की कोशिश की। और ये अपने आप में एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं जिसमें नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर को याद करके संविधान पर आ रहे संकट, और सिर्फ यह सवाल नहीं कि संविधान रहेगा या कोई खत्म कर देगा, बल्कि संविधान के पीछे क्या सोच थी और उस सोच के आश्रय कैसे इस देश के में असमानता चरम पर है, जबकि संविधान असमानता की इजाजत नहीं देता है। वो समाजवादी दृष्टिकोण रखता है। वो चाहता है कि हाशिए पर पड़ा हुआ हर तबका मुख्य धारा में शरीक हो जाए, और इसी की राजनीतिक भाषा जाति जनगणना के साथ साथ 50% आरक्षण को खत्म करने के साथ जुड़ जाती है। दोनों के बीच तारतम्य बैठाते हुए जिन सवालों को राहुल गांधी ने आज नागपुर में मथा और उसका राजनीतिकरण मुंबई के रैली में किया, इन दोनों के बीच आज खड़े हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसा अद्भुत क्षण है जिसके आश्रय इस देश की उस नींव को आप पकड़ सकते हैं जो शायद इस राजनीतिक शोर शराबे के बीच गायब हो गई। यह सवाल जरूर है कि धारावी पर कब्जा कौन कर रहा है, लेकिन यह सवाल क्यों नहीं है कि धारावी पर कब्जा करने के बाद वह शख्स आपको रोजगार नहीं देगा बल्कि आपको बेघर कर देगा। चंद मुआवजे के आश्रय परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी जरूर, लेकिन उसके बाद इस देश का सिस्टम जो टैक्स और जीएसटी के आश्रय चलता है, वो सब कुछ आपको हड़प लेगा और आपको कंगाल बना देगा। यानी राजनीतिक तौर पर पहली बार मोदी सिस्टम के उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश नागपुर से लेकर मुंबई के बीच राहुल गांधी ने आज जिस तर्ज पर की, उसमें 3 सवाल शायद सबसे बड़े और सबसे मौजू हैं। एक तरफ संविधान से जुड़ी हुई वह अवस्थाएं हैं जिसमें जाति जनगणना ही नहीं बल्कि जाति शब्द और जात शब्द की उत्पत्ति और जाति के आश्रय इस देश के भीतर असमानता का रुख और जाति को राजनीतिक हथियार बनाकर वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश, सभी को एक साथ रखने की कोशिश आज राहुल गांधी ने की। दूसरी तरफ इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की जो लूट है और उसमें सब कुछ कॉरपोरेट के हाथों थमाकर इस देश को विकसित या देश की इकोनॉमी को बड़ा दिखाने की जो कोशिश है, उसमें वह तबका गायब हो गया जिस तबके को ध्यान में रखकर संविधान को बनाया गया। और तीसरा सवाल इस देश की उस संस्कृति से जुड़ा है जो संस्कृति इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि जो भी संघर्ष आजादी के पहले से समाज सुधारक के तौर पर, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे खुद राजा राममोहन राय हो, बाबा साहब अंबेडकर की सोच हो या महात्मा गांधी जिन्होंने अपने लेकर लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि समाज में क्या कुछ हो रहा है उसको परखने की कोशिश की और उसी अंदाज में भारत की राजनीति को चलना पड़ा। तो क्या मौजूदा वक्त में आरएसएस के गढ़ में घुसकर जिन सवालों को राहुल गांधी ने आज नागपुर में उठाया, क्या वो सवाल इतने मौजू हैं जो भारत की राजनीति में परिवर्तन के लिए लोगों के भीतर एक चिंतन की परिस्थिति को पैदा कर सकते हैं? यह सवाल बड़ा है, और यह सवाल नागपुर के लिए तो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि दशहरा के दिन आरएसएस हेडक्वार्टर में सरसंघचालक भाषण देते हैं और भाषण से पहले वो शस्त्रों की पूजा करते हैं। और इसी दिन 1956 में
धर्म परिवर्तन करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, यानी एक लिहाज से हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ा। और आज की तारीख में विदर्भ के इलाके में लगभग 13% बौद्ध हैं, यानी दलितों की तादाद विदर्भ जैसे इलाके में बड़ी जबरदस्त तरीके से मोहल्ले दर मोहल्ले ठीक वैसे ही है जैसे संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवकों के मोहल्ले नागपुर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं दीक्षा भूमि से, वही दीक्षा भूमि जहां पर हर बरस मेला लगता है और उस मेले में शस्त्र की पूजा नहीं होती है बल्कि किताबों की पूजा होती है। और किताब वहां पर 10 दिनों तक बकायदा अलग अलग स्टॉल में लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किताब बाबा साहब अंबेडकर के अपने सोच, उनके अपने चिंतन मनन और उस चिंतन मनन के आश्रय इस देश में समानता के सवाल के साथ खड़ी होती है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के सामने भी, संविधान तैयार होने के बाद भी यह कहने से नहीं चूके थे कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक संविधान कोरे कागज की तर्ज पर रहेगा। और इसको बिल्कुल नए तरीके से राहुल गांधी ने आज नागपुर में रखा। लेकिन उससे पहले दीक्षा भूमि के दर्शन कर लीजिए जहां राहुल गांधी पहुंचे। संविधान के रचयिता के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर की पहचान है। और जहां भी आप कोई प्रतिमा बाबा साहब अंबेडकर की देखेंगे तो उनके एक हाथ में किताब होती है, वो संविधान प्रतीकात्मक है। और संविधान से जुड़े सवालों को लेकर इस दौर में जब बहस लगातार बड़ी हो रही है, उस दौर में अगर देश की आजादी के बाद संविधान सभा का बनना और संविधान को तैयार करना, उससे हटकर संविधान के भीतर लिखे हुए शब्द और उस चिंतन को राहुल गांधी ने आज नागपुर में रखने की कोशिश की, जिससे बरसों बरस से लगातार भारतीय समाज के भीतर जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष को प्रतिरूप के तौर पर संविधान सभा में अलग अलग समुदाय के लोग कैसे शामिल हुए और कैसे उस पूरी सोच को एक साथ मथा जाए। यह सोच किसी ऊंची जाति वाले में नहीं आ सकती है, यह सोच दलितों में आ सकती है, आदिवासियों में आ सकती है, पिछड़ों में आ सकती है, महिलाओं में आ सकती है। इन सवालों को मथते हुए राहुल गांधी ने आज बहुत स्पष्ट तौर पर जब यह कहा कि दरअसल संविधान की सोच अपने आप में भारत के उस संघर्ष और उस जिंदगी जीने की पूरी प्रक्रिया की सोच है, जिसको इस दौर में असमानता का समाज बनाकर ढक दिया गया है, उसी को उठाने की कोशिश है। इसीलिए उन्होंने खुले तौर पर संविधान, बाबा साहब अंबेडकर और नागपुर की परिस्थितियों का जिक्र किया। और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। और इस व्यक्ति के अंदर, जो हर नेता के अंदर लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है? नेता के अंदर मुझ में है, सब में है, मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में टेंशन होती है। अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोग अपनी आवाज को बंद कर देते हैं और उनके मुंह से अपना दुख, अपना दर्द नहीं निकलता है। उनके मुंह से दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरे की आवाज निकलती है। चुनाव के वक्त इस तरीके का भाषण क्या मायने रखता है, यह सवाल शायद हर जहन में होना चाहिए और होगा भी। सोचेगा हर कोई, क्या इससे वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को, या इससे अघाड़ी की सत्ता बन जाएगी महाराष्ट्र में?
यह मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन जो भी नागपुर विदर्भ या दलितों के भीतर के चिंतन मनन को अगर समझता होगा तो उसे नागपुर एक बार जरूर जाकर दीक्षा भूमि जाना चाहिए और वहां के दलितों से संवाद बनाना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर एक उम्मीद और आस अभी भी उस संघर्ष के आश्रय खड़ी है जहां पर वो लगातार इस चिंतन मनन में रहते हैं कि किसी भी उम्मीद के आश्रय संविधान में लिखे हुए शब्द जो बाबा साहब ने उसको अंतिम रूप दिया वह इस समाज पर लागू होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, कांशीराम जब आए भारत की राजनीति में, उस वक्त नागपुर के भीतर कांशीराम का स्वागत पहली बार जबरदस्त हुआ था। एक उम्मीद और आस थी, लेकिन चुनाव के मौके पर राजनीतिक तौर पर जवाब ना देते हुए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को उठाते हुए राहुल गांधी दरअसल उस संघ या बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि जनता अगर जिस दिन सोचेगी या फिर दलित, आदिवासी, महिला, पिछड़ा यह तबका जिस दिन चिंतन मनन करने लगेगा उस दिन भारत की राजनीति पलट जाएगी। और यही वजह है कि उनके तमाम भाषण में बार बार इस बात का जिक्र उभर कर आया कि भारतीय समाज के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उससे राजनीति अलग होकर उन्हें वोट बैंक बनाने की दिशा में क्यों चली जाती है। हालांकि इसका जवाब मुंबई पहुंचते पहुंचते 5 गारंटियों के जरिए बदल भी गया और बदलने की प्रक्रिया में इस बात का चिंतन भी शुरू हुआ कि कितना पैसा किस रूप में बांटने से क्या वाकई वोट मिलेंगे। यह भी एक दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले नागपुर की इस परिस्थिति को अंबेडकर और संविधान के आश्रय इस देश के भीतर में उस उम्मीद और आस को समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसका जिक्र राहुल गांधी ने बहुत महीन तरीके से इस देश की सामाजिक आर्थिक नब्ज को टटोलने की कोशिश संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के आश्रय करने के प्रयास किया। हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बाद बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो ये जो है जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है।